पंखा उधर का बंद करो। नमस्ते मित्रों, क्षमा कीजिएगा, थोड़ा लेट हो गया, कहीं इम्पोर्टेंट फ़ोन आ गया था इसलिए मैं बिज़ी था। आज जैसे मैंने बोला कि हम लोग कुछ ज्ञान की भी बातें कर लें, राष्ट्रवाद की तो बातें होती ही रहती है। स्पेशली मैं बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ और बिजनेस से जुड़ा रहता हूँ। जब मोदी जी समर्थ भारत की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो आत्मनिर्भर कब बनेंगे, आत्मनिर्भर बनने में प्रॉब्लम्स क्या हैं, और जो दिक्कत आती है छोटी और मध्यम साइज की इंडस्ट्रीज को, सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि क्वालिटी पैरामीटर्स में हम लोग जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको बीट नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है? तो उसका सबसे बड़ा जो हम लोग कारण देखते हैं वो ये होता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो बनाना है उसके पीछे जो साइकोलॉजी या जो प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के हैं उसमें हम कहीं पिछड़ जाते हैं, इसलिए ये दिक्कत आती है। तो इसके लिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ प्रिंसिपल हैं। कोई भी काम करने के लिए सिद्धांत चाहिए। हम बिजनेस क्यों करते हैं? पहले तो सबसे बड़ी बात है, हम बिजनेस करते क्यों हैं? कोई भी बिजनेस करते हैं हम, जाहिर है पैसा कमाने के लिए करते हैं। तो पहला मेरा बहुत मोटा सिद्धांत सबके लिए होता है कि जब आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस और चैरिटी दोनों को अलग रखना है आपको। इसका क्या मतलब हुआ कि बिजनेस इज नॉट ए चैरिटी, बिजनेस चैरिटी नहीं है। तो क्या है? बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है, बिजनेस आय के लिए किया जाता है, और जब आय होगा तो उससे वेल्थ का क्रिएशन होगा, उससे वेल्थ बनेगा, और वेल्थ मैग्नाइजेशन अल्टीमेटली ये गोल होता है किसी भी बिजनेस का। तो बिजनेस आपको करना है प्रॉफिट के लिए और वेल्थ मैग्नाइजेशन के लिए। अब प्रॉफिट कब आएगा? प्रॉफिट तब आएगा जब लोग आपका सामान खरीदेंगे, आपके पास कस्टमर्स होंगे। कस्टमर कब होंगे? कस्टमर तब होंगे जब आपके प्रोडक्ट में लोगों को ट्रस्ट होगा। अब लोगों को ट्रस्ट कब होगा? जब की क्वालिटी कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होगी, तो लोगों को आपके बिजनेस में, आपके प्रोडक्ट में ट्रस्ट होगा, लोग खरीदेंगे। और जब लोग खरीदेंगे प्लस और भी जो टेक्निकलिटीज हैं मैनेजमेंट की वो आप इम्बिल्ड करेंगे, तो जाहिर है कि आपका कोई भी छोटा से छोटा बिजनेस हो या बड़ा से बड़ा बिजनेस हो, वो सरवाइव करेगा। इसके लिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के 7 प्रिंसिपल्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला प्रिंसिपल है वो है कस्टमर फोकस। पहला प्रिंसिपल है कस्टमर फोकस। अब कस्टमर कौन है? जाहिर है कि कस्टमर वो है जो हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीद रहा है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का पहला सिद्धांत करता है कि आपको कस्टमर फोकस रहना है, आपको ग्राहक लक्ष्य होना है। अब आप ग्राहक लक्ष्य कब होंगे? जब आप ग्राहक की एक्सपेक्टेशन को मीट आउट करेंगे। किसी भी ग्राहक की क्या एक्सपेक्टेशन होती है? आप सामान खरीदने जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? किसी भी ग्राहक की 3 यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट होती है। पहली रिक्वायरमेंट क्वालिटी की होती है कि जो वो पैसा दे रहा है उस पैसे पे जो क्वालिटी उसको चाहिए वो मिलनी चाहिए। दूसरी कॉस्ट की होती है कि जो पैसा वो खर्चा कर रहा है उस पर जो वैल्यू मिलनी चाहिए उस क्वालिटी की। और तीसरी डिलीवरी का होता है कि जिस समय उसको चाहिए उस समय मिलना चाहिए। मान लीजिए आज आपको एसी चाहिए,
अभी तो लॉकडाउन है इसलिए बाहर आप जा नहीं सकते खरीदने, लेकिन इमेजिन कीजिए आप सेल्स इंडिया में गए और सेल्स इंडिया ने कहा कि भाई 5 टन की एसी 25,000 रुपए में मैं दूंगा, ठीक है, लेकिन कब दूंगा? जुलाई के महीने में। आप लेंगे? मान लीजिए इसमें 35,000 1.5 टन के एसी का, 40,000 1.5 टन की एसी का अगर दाम है और वो 25,000 में दे रहा है, लेकिन जुलाई में दे रहा है, आप लेंगे? नहीं लेंगे। क्वालिटी है, कॉस्ट है, लेकिन डिलीवरी टाइम मैच नहीं होता। तो इसमें मैंने तीनों जो बोला, इसमें तीनों में से कोई भी चीज डिफरेंट होगी तो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा, और कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो क्या होगा कि अल्टीमेटली आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है। तो डिलाइटिंग द कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आपको वैल्यू देनी है कस्टमर को, और आप जब वैल्यू देंगे तो आप मान के रखिए कि कोई भी बिजनेस फेल होने वाला नहीं है। आपका ग्राहक खुश रहेगा, आपको रेफरेंस मिलेंगे, रिपीट बिजनेस मिलेंगे, और आपका बिजनेस सरवाइव होता रहेगा। आप वैल्यू एडिशन करते रहिए, आपके ग्राहक के साथ ऐसा संबंध होगा कि ग्राहक खुद आपका सेल्स और मार्केटिंग करेगा, रेफरल करेगा, रेफरेंसेस देगा। कोई आपसे पूछता है कि भाई मुझे ये चीज लेनी है, तो आप किसको रिकमेंड करते हैं? जहां आप सेटिस्फाई होते हैं वही रिकमेंड करते हैं। और आप सेटिस्फाई कहां होते हैं? जहां ये तीनों चीजें, कॉस्ट, क्वालिटी एंड डिलीवरी, मैच होती है। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन पहला सिद्धांत हुआ। अभी कस्टमर मतलब सिर्फ बाहर का कस्टमर ही नहीं, बाहर का कस्टमर जो हमारा माल खरीद रहा है या हमारी सर्विसेज ले रहा है, अंदर का कस्टमर, हर डिपार्टमेंट एक दूसरे का कस्टमर है, उसकी भी अपनी नीड है। तो कस्टमर सेटिस्फाई करने के लिए हमें कस्टमर की नीड, उसकी आज की नीड, उसकी फ्यूचर की नीड समझना पड़ेगा और उसको पूरा करना पड़ेगा। और इसी एक्सटर्नल कस्टमर से हमारे इंटरनल कस्टमर की भी नीड होती है, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो क्वालिटी हो, चाहे वो परचेज हो, चाहे वो फाइनेंस हो, अकाउंट्स हो, सारे एचआर हो, हर डिपार्टमेंट इंटरलिंक्ड है, हर डिपार्टमेंट एक दूसरे का कस्टमर है। तो जब कस्टमर, बाहर के कस्टमर से मार्केटिंग की नीड बनी, मार्केटिंग से प्रोडक्शन की नीड बनी, प्रोडक्शन से क्यूसी की नीड बनी, क्यूसी से परचेज वाले की नीड जनरेट हुई, ये सारे इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है, प्रोसेसेस। तो इंटरनल कस्टमर को आपको सेटिस्फाई करना है, आपको देखना है कि आप जिसके लिए काम कर रहे हो, आपका बॉस आपका कस्टमर है, उसकी नीड्स होंगी, उस नीड्स को आपको फुलफिल करना है या एक्सीड करना है। तो ये पहला सिद्धांत हुआ कस्टमर सेटिस्फैक्शन का। दूसरा सिद्धांत है लीडरशिप का। लीडरशिप क्या होता है? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में बोलते हैं, पहले लीडर होता कौन है, नेतृत्व किसको बोलते हैं? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या सीईओ, क्या ये लीडर होते हैं? जी नहीं। लीडरशिप एक पोजीशन है, ऐसा नहीं है। लीडरशिप एक क्वालिटी है। लीडर किसके लिए होते हैं? लीडर का काम क्या होता है? लीडर का काम होता है पर्पस को फुलफिल करवाना। कैसे? साम दाम दंड भेद, कैसे भी करके अल्टीमेटली लीडरशिप जो होती है वो पर्पसफुल होती है, ठीक है। उसका यूनिटी, डायरेक्शन की यूनिटी क्रिएट करना होता है। और जो भी आपका गोल है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, तो कोई भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑब्जेक्टिव है ग्रो करना, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना। तो लीडर का काम है कि अपनी टीम को मोटिवेट करा के वो काम करा पाए जो कि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए जरूरी हो। लेकिन क्यूएमएस के प्रिंसिपल में जो दूसरा पार्ट होता है कि लीडरशिप हर लेवल पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा। आपका सीईओ जो है या प्रमोटर आप हैं, आपके अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है। आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेटिंग सब में बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपके डिपार्टमेंटल हेड्स, एचओडीज जो हैं वो इफिशिएंट नहीं है, तो क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करेगा या जो आपका गोल होगा वो अचीव होगा? नहीं होगा।
आपने पॉलिसीज बनाई, आपने प्लानिंग करी, आपने बजट बनाया, सब कुछ हुआ, लेकिन नीचे वाले जो आपका डिपार्टमेंटल हेड है वो एफिशिएंट नहीं है, तो वो दूसरों से काम नहीं ले पाया, वो आपके गोल को मैच नहीं करा पाया, तो वो सक्सीड नहीं होने वाला है। इसलिए लीडरशिप हर लेवल पे होनी चाहिए। फ्रंट लाइन पे आपका सुपरवाइजर, अगर उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, लीडरशिप क्वालिटी मैंने यही बोला कि अल्टीमेटली जो गोल है उस गोल को अचीव करा पाना, ये लीडरशिप क्वालिटी है। इसके लिए मैंने पोस्ट कार्ड जो बोला, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, या हमारे यहां बोला जाता है कि भाई साम दाम दंड भेद, कैसे भी अल्टीमेटली आप गोल को अचीव करा पाए, तो ये आपका लीडरशिप क्वालिटी मानी जाती है। तो हर लेवल पे, आपका फ्रंट लाइन पे, आपके मिड मैनेजमेंट लेवल पे, उसके ऊपर लीडरशिप लोगों के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए हर लेयर पे। ये दूसरा प्रिंसिपल हुआ सर्वाइवल के लिए। तीसरा प्रिंसिपल है वो है एंगेजमेंट ऑफ पीपल। लोग, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में, कि हम जो लोग रखते हैं उनकी कंपिटेंसी अपने आप में, उनकी योग्यता अपने आप में एक क्वेश्चनेबल होती है। तो कंपिटेंसी हमेशा अच्छी होनी चाहिए। मैं हायर और फायर दोनों के पक्ष में होता हूं। आप फायरिंग पे ज्यादा समय दीजिए, 2 बार मिलिए, 4 बार मिलिए, 5 बार मिलिए, लेकिन जिसको लीजिए उसको ऐसा लीजिए जो परफॉर्म करने वाला हो, जो कंपेटेंट भी हो, एफिशिएंट भी हो, डिलीवर करने वाला हो। तो लेकिन लेने के बाद उनको इंगेज कीजिए। इंगेज कैसे होंगे? जब तक उनको आप ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, आपका विजन क्या है, आपकी स्ट्रेटजीज क्या है, आपका मिशन क्या है, आप कहां जाना चाहते हैं, इन चीजों में लोगों को आप जब इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो आपके साथ आपके गोल को अचीव करने में मदद नहीं करेंगे। और उनको मोटिवेट करना है, अच्छा काम करें, मोटिवेट कीजिए, रिकॉग्नाइज कीजिए। कई बार क्या होता है कि काम कोई और करता है, नाम कोई और ले जाता है, तो ऐसे में लीडरशिप डेवलप नहीं होती। जो भी अच्छा काम करता है उसको रिकॉग्नाइज कीजिए, उनसे फीडबैक लीजिए, उनको अप्रेजल का मौका दीजिए, इससे वो इन्वॉल्व होंगे। और जब आपकी टीम आपके साथ इन्वॉल्व होगी तो अल्टीमेटली आपको कोई रोक नहीं सकता आपके बिजनेस ग्रोथ को। अब एक चीज और जानिए, 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं एंटरप्रेन्योर, एक होते हैं टेक्नीशियन। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो बिजनेस के लिए काम करता है, और टेक्नीशियन होते हैं जो बिजनेस में काम करते हैं। तो जो बिजनेस में काम करते हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाते, जो बिजनेस के लिए काम करता है वो ग्रो करते हैं, और उनके लिए टीम जरूरी है। टीम रहेगी, हर टीम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करेगी, मतलब आपको वैल्यू देके जा रही है। अब जो उसको तनख्वाह दे रहे हैं उससे ज्यादा, जो मैंने पहले बोला कि बिजनेस चैरिटी नहीं है, वो आपको कंट्रीब्यूट करती है। तो अगर आरओआई में वो आपको कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो जाहिर है कि वो टीम आपके लिए फ्रूटफुल है और उसको एंगेज करके रखना है। फिर है आपका इंप्रूवमेंट्स, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट्स की बात। प्रोसेस अप्रोच एक है, उसके पहले प्रोसेस अप्रोच ये है कि कोई भी काम, छोटे ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल और मीडियम जो साइज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनकी सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो दिक्कत ये होती है कि सब, जिसको बोलते हैं लाला टाइप का बिजनेस, उस तरह चलता रहता है। कोई भी रिटन प्रोसीजर नहीं है, कोई भी सिस्टम्स क्रिएट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई फ्लो चार्ट्स नहीं है। ठीक है, तो कैसे काम करना है, इनपुट क्या होगा, कौन कौन से काम करने हैं, आउटपुट क्या होगा, उस आउटपुट का मेजरमेंट क्या होगा, ये सब कहीं डिफाइन नहीं होता। तो उससे क्या होता है कि जब आपके पास डेटा ही नहीं है तो आप मेजर कहां करेंगे। तो प्रोसेस अप्रोच, हर चीज का, हर डिपार्टमेंट का इनपुट क्या होगा, उस पर काम क्या होगा, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोगों की क्या होंगी, ये सब आपको डिफाइन करना है। प्रोसीजर्स, एसओपीज लिखे होने चाहिए। आपने कभी देखा है एलएनटी का कोई मालिक है? नहीं है। आईटीसी का कोई मालिक है? नहीं है।
या इसको छोड़ दिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कैसे काम करते हैं? डीएम चला जाता है, काम बंद होता है? नहीं बंद होता। एसपी ट्रांसफर हो जाता है, काम बंद होता है? नहीं होता। उसकी जगह जो भी आता है उसको मालूम है। लेकिन प्राइवेट बिजनेस में क्या होता है कि हमारा अकाउंटेंट छोड़ के चला गया तो 6 महीने हमें दिक्कत, जब तक दूसरा कंपेटेंट। उसका रीजन क्यों है? क्योंकि हमने डिफाइंड सिस्टम कहीं रखा नहीं है। तो हमें सिस्टम को डिफाइन करना है, हमें प्रोसेसेस डिफाइन करना है, हमें प्रोसीजर्स डिफाइन करना है, जितने छोटे में है उतने छोटे में उतने सरल ढंग से। ठीक है, तो ये हो गया प्रोसेस अप्रोच। तो हमने बात की पहले कस्टमर फोकस की, लीडरशिप की, एंगेजमेंट ऑफ पीपल की एंड प्रोसेस अप्रोच की। अब इसके बाद होता है इंप्रूवमेंट। अगर आप सतत अपने को सुधारते नहीं रहते तो कोई भी बिजनेस आगे जाके सरवाइव नहीं करेगा। अब मान लीजिए आज के समय पैंडेमिक है, अब आपको क्या इंप्रूवमेंट करना है? इंप्रूवमेंट ये करना है कि हमारे 3 महीने हमारी इनकम नहीं रही, फिक्स खर्चे होते रहे, तो आगे क्या? तो कॉस्ट कटिंग। अब कॉस्ट कटिंग कैसी? जिससे कि आपके प्रोडक्ट को कोई असर ना हो, आपकी बिजनेस कंटिन्यूटी सर्वाइव करती रहे। ये क्या है? ये इंप्रूवमेंट है, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट। कैसे होंगे? जब आप ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, टारगेट्स बनाएंगे, मैट्रिसेस बनाएंगे, लिखेंगे कहीं आपका ग्रोथ कितना होना चाहिए, आपका रिटर्न इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, आपकी कॉस्ट की सेविंग कितनी होनी चाहिए, आपका इलेक्ट्रिसिटी कितना यूनिट कंज्यूम होना चाहिए, आज ये हो रहा है तो आगे उसको कैसे कम करना है। इफिशिएंसी के पैरामीटर्स आपको डिफाइन करने हैं। डिफाइन करके आपको धीरे धीरे और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट सीढ़ियों की तरह धीरे धीरे आपको विकास करना है। इसके बाद जो है, मैंने बात की कस्टमर फोकस की, मैंने बात की लीडरशिप की, मैंने बात की एंगेजमेंट ऑफ पीपल की, मैंने बात की प्रोसेस अप्रोच की एंड इंप्रूवमेंट की। अब इसके बाद वो होता है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। हम क्या करते हैं, कई बार डिसीजन जो लेते हैं वो सब्जेक्टिव डिसीजन लेते हैं या इमोशनल डिसीजन लेते हैं। लेकिन बिजनेस में कोई भी डिसीजन अगर आपको लेना है तो जब तक आप फैक्चुअल अप्रोच नहीं अपनाएंगे, डेटा बेस्ड डिसीजन नहीं लेंगे, तब तक आपका कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं होने वाला है। मान लीजिए आपके पास कोई नया बिजनेस प्रपोजल, आपको ब्रांड के लिए, आपको मार्केटिंग के लिए पैसा खर्चा करना है, एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा खर्चा करना है, तो आप क्या करेंगे? लिखेंगे आपका टर्नओवर कितना है, आपके पास कैश कितना है, या आपके पास फंड के साधन कितने हैं, उसमें से कितना परसेंटेज आपको ब्रांड पे देना है। एक आप बजटिंग करेंगे। ये क्या हुआ? और वो बजटिंग कहाँ से होगी? पहले हमने कितना किया हुआ है, उससे कितना हमें फायदा हुआ हो, अब हमें कितना बढ़ाना चाहिए, कौन से माध्यम आपके लिए ज़्यादा उपयोगी हुए हैं, कौन से माध्यम ज़्यादा उपयोगी नहीं हुए हैं। ये सब जब आप एनालिसिस करेंगे तब इसको बोलते हैं फैक्चुअल अप्रोच इन द या एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। इसके बाद है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट ये कहता है कि आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, विन विन सिचुएशन सबके लिए होनी चाहिए। कोई भी एमएसएमई है, अगर ग्रो करना चाहती है, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना चाहती है, तो उसके लिए रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी जरूरी है। मान लीजिए आपका सप्लायर है जो आपको माल देता है। अब जिस क्वालिटी का माल आपको चाहिए, अगर वो क्वालिटी का माल नहीं आएगा आपके पास, तो क्या आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा? नहीं होगा। या तो आप रिजेक्ट करेंगे तो दोबारा माल भेजेगा, दोबारा या दूसरे सप्लायर से माल लेना पड़ेगा, उससे आपको डिले होगा। या अगर आप सही माल नहीं बनाएंगे तो आपका कस्टमर डिससेटिस्फाई होगा। तो जो भी आपके साथ, या मान लीजिए आप गवर्नमेंट के साथ सही ढंग से आपका कंप्लायंस नहीं होता, कल को आपके यहाँ रेड होती है, आपकी फैक्ट्री बंद कर दी जाती है, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है, लेबर अनरेस्ट होता है, तो आपको सस्टेनेबिलिटी आपकी बिजनेस की क्वेश्चनेबल रहेगी।
तो आपको जो रिलेशन बनना है, कोहेसिव रिलेशन बना के रखना है, लॉन्ग टर्म रिलेशन बना के रखना है, जिससे वो आपके विजन को जाने, आपकी क्वालिटी क्या होने वाली है उसको जाने, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसको जाने और आपके साथ लंबे समय तक जुड़े रहें। तो ये 7 मुख्य प्रिंसिपल हैं जिन पे पूरा हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के प्रिंसिपल बेस्ड है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आप अपनी लाइफ में, बिजनेस तो बिजनेस है, इसके अलावा अगर हम इसको समराइज करें तो आप अपने जीवन में भी एक मूल मंत्र मैं आपको दे रहा हूं बिजनेस ग्रोथ के लिए। बिजनेस ग्रोथ साथ में पर्सनल ग्रोथ सबके लिए, वो है पीडीसीए का प्रिंसिपल। पीडीसीए क्या है? पी से प्लान, डी से डू, सी से चेक, ए से एक्ट या एनालिसिस। अब ये क्या होता है? कोई भी काम आप करें, मैंने बोला था ना फैक्चुअल अप्रोच इन डिसीजन मेकिंग, कोई भी काम करें प्लानिंग से करें, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो जब तक आप प्लानिंग से नहीं करेंगे, मान लीजिए आपको सड़क क्रॉस करनी है और आपने सही ढंग से फैक्चुअल अप्रोच से देखा नहीं कितने में ट्रेन आ रही है या बस आ रही है, सॉरी बस आ रही है या कार आ रही है, और आपने क्रॉस किया तो क्या होगा? जाहिर है कि प्रोबेबिलिटीज कम होंगी और कुछ प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ईश्वर ने करे। ठीक है, तो कोई भी काम आप करेंगे बिना प्लानिंग के करेंगे तो सक्सीड नहीं होने वाला है। तो पीडीसीए के प्रिंसिपल में सबसे पहले कोई भी काम कीजिए, लाइफ में कुछ भी कीजिए, आपको पढ़ाई करनी है, आपको बिजनेस करना है, आपको कोई भी आपका गोल है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको घर के खर्च चलाने के लिए भी आपको प्लानिंग कीजिए। तो सबसे पहले पी प्लाट हुआ, और प्लानिंग हमेशा फैक्चुअल, हवाई किला नहीं, पॉलिटिकल प्लानिंग नहीं। ठीक है, दूसरा है डी, प्लानिंग आपने किया, अब प्लानिंग को इंप्लीमेंट कीजिए। और सी लगाइए, सी मतलब कंट्रोल पॉइंट्स। ठीक है, कंट्रोल पॉइंट्स कैसे आप समझेंगे? कंट्रोल पॉइंट्स क्या है? मान लीजिए आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, प्रोडक्ट के कई सुबह से या मान लीजिए आपने सुबह से शाम तक किसी आदमी को एक प्लानिंग दी कि मुझे 25 पीस कोई प्रोडक्ट बनाना है, वो आपने प्लान करके दे दिया 25 पीस बनाने के लिए, उसने बनाना शुरू किया। अब एक केस स्टडी ये होती है कि आप 5 बजे जब बंद हो रही हो फैक्ट्री उस समय गए और उसने बोला कि भाई मैंने 5 पीस बनाने थे, अभी 3 पीस बनाया है। अब आप क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समय खत्म हो चुका है, अब अगले दिन जो होना है होगा। लेकिन अब आप हर 2 घंटे पे गए होते चेक करने के लिए कि उसने कितने पीस बनाए। मान लीजिए 5 घंटे के समय में 5 पीस बनाना है, हर घंटे 1 बनाना है। 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद आप गए तो 2 पीस बने होने चाहिए, नहीं बने तो आप कारण करके और करेक्टिव एक्शंस, आगे के एक्शंस लेके, तो ये चेक पॉइंट्स हुए। कोई भी प्लान कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, उसमें कंट्रोल पॉइंट्स डालिए जिससे ये एश्योर हो कि आपका काम आपके प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है। फिर लास्ट में ए आता है, PDCA। ए मतलब एनालिसिस आपको करना है कि आपका जो काम हुआ वो प्लानिंग के हिसाब से हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। फिर इसको बोलते हैं रूट कॉज एनालिसिस, कारण ढूंढो। तो आपको कारण मिलेगा, जब आप कारण ढूंढोगे, नीचे तह तक जाओगे तो आपको कारण मिलेगा कि भाई कि आपने जो प्लान किया था वो आपके हिसाब से क्यों नहीं हुआ। अब कारण में 2 चीजें हो सकती हैं, हो सकता है कोई चीज आपके कंट्रोल में ही ना हो, इस कारण हुआ हो, वहां तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज कंट्रोल की जा सकती थी वो कंट्रोल क्यों नहीं हुई, नहीं हुई कोई बात नहीं, लेकिन आगे से जब आप करें तो वो चीज कंट्रोल हो, इसके लिए एक एक्शन लेते हैं, उसको बोलते हैं करेक्टिव एक्शन। तो अब वो एक्शन लीजिए और फिर नेक्स्ट प्लान आप जब बनाइए तो वो ये सारी चीजें ध्यान रखिए। तो 7 प्रिंसिपल्स बिजनेस के हैं जिसके थ्रू आप एश्योर कर सकते हैं कि आपका छोटा एमएसएमई जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म पे सरवाइव हो, ग्रो करे, प्रॉफिटेबल हो, आपके वेल्थ क्रिएशन में मदद करे, साथ में आप भारत का जो
सेल्फ रिलायंस वाला मामला है, क्वालिटी प्रोडक्ट देने वाला मामला है, मोदी जी का जो विजन है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का, उसमें क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ सिर्फ न देश का करें बल्कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे तो समाज को फायदा होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, आपको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, आपकी वजह से राष्ट्र का फायदा होगा। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आशा है कि ये कुछ टिप्स आपको पसंद आए होंगे। मैं फिर से एक बार समरी में आपको बता देता हूँ सिद्धांत जो है। पहला है कस्टमर फोकस, दूसरा है लीडरशिप, तीसरा है एंगेजमेंट ऑफ पीपल, चौथा है आपका प्रोसेस अप्रोच, पांचवा है इम्प्रूवमेंट, छठा है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग एंड सातवां है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। और इसके अलावा मैंने पीडीसीए का एक प्रिंसिपल आपको बताया। इनके थ्रू आप किसी भी स्मॉल और मीडियम बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन रात सब शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।